नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2025 के विधानसभा चुनाव का पहला फेज भीतरघात के लिए भी जाना जाएगा और ये भीतरघात न सिर्फ एनडीए में हुआ बल्कि महागठबंधन में भी हुआ और हर दल के अंदर, यानी ये इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी भी भीतरघात हुआ है। आज हम चर्चा आपके साथ करेंगे कि कैसे ललन सिंह ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में खेला कर दिया और ये खेला उन्होंने विजय सिन्हा के साथ कर दिया। राजनीति के माहिर खिलाड़ी ललन सिंह राजनीतिक शतरंज के ऐसे खिलाड़ी हैं कि जहां उनके बारे में कहा जाता है कि इस हाथ से वो चाल चलते हैं तो इस हाथ को भी पता नहीं चलता है। मुंगेर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी पकड़ बनाने का इनका यह खेल 2002-03 में शुरू हो गया था, जब राजनीति में ये नॉन एंटिटी थे। इन्होंने अपनी ये जगह बनाई, डिलिमिटेशन कमीशन में कुछ ऐसा खेल किया कि इनके जाति के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन इनके आड़े आ सकता था उसको या तो लोकसभा क्षेत्र से बाहर करा दिया या फिर उसको समाप्त ही करा दिया। मुंगेर जिले में 4 विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करते थे। डिलिमिटेशन जो 2002-03 में हुआ और उसके बाद चुनाव उस आधार पर 2009 में हुए। डिलिमिटेशन कमीशन 5 साल के लिए बनता है। जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में यह बना था। तो ललन सिंह ने देखा कि हवेली खड़गपुर जो यादव बहुल इलाका है, जहां से जो प्रकाश यादव लगातार जीतते रहे, और तारापुर जहां से शकुनी चौधरी का गढ़ था, तो हवेली खड़गपुर का अस्तित्व ही खत्म हो गया। विधानसभा क्षेत्र वो नहीं रहा और तारापुर को मुंगेर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हटा दिया गया, वो जमुई में चला गया। और अपने जाति के हिसाब से इन्होंने बाढ़ और मोकामा को जोड़ दिया और लखीसराय को भी जोड़ दिया। पहले सूरजगढ़ा मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, तो अभी मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुंगेर, जमालपुर, सूरजगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़। अब मैंने बता दिया कि तारापुर बाहर, हवेली खड़गपुर समाप्त। सूरजगढ़ा में जो विरोध हो सकता था, प्रहलाद यादव विरोध करते भी थे, बहुत स्ट्रॉन्ग आरजेडी के स्टालवार्ट थे। उनके साथ ऐसी राजनीतिक चाल चली कि वो बर्बाद हो गए। नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो आरजेडी का साथ छोड़ के आए और अपना घर के रहे न घाट के, वो खत्म हो गए। विजय सिन्हा से ललन सिंह के 36 के आंकड़े हैं और ये सब लोग जानता है। आज की तारीख में मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में थानेदार से लेके बीडीओ तक और कलेक्टर से लेके कमिश्नर डीआईजी तक सब की पोस्टिंग ललन सिंह के कहने से ही होती है और ये सारे लोग इनके बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। तो विजय सिन्हा को पिछले बार भी सल्टाने का उपाय हुआ था 2020 के चुनाव में, लेकिन और आप माफ कीजिएगा 15 में भी कोशिश हुई थी जब महागठबंधन के साथ लड़ा था। तो उसमें हुआ ये कि जेएमएम का कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। तो जेएमएम का तीर धनुष और जदयू का तीर, तो दोनों के कन्फ्यूजन में वो जीत गए विजय सिन्हा, अन्यथा पिछली बार भी वो सलट जाते। बहरहाल तो इस बार सल्टाने की पूरी साजिश की गई और जो वहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट है वो जदयू में था। जदयू के बाद उसको जुगाड़ करके इधर लाया गया और उसको खड़ा कराया गया और उसका समर्थन भी जग जाहिर उस इलाके के लोग कहते हैं। और स्थानीय प्रशासन ने जो फजीहत कराई विजय सिन्हा की, कुछ तो उनकी फजीहत कराई गई और कुछ वो अपने हरकत और अपने आदतों के कारण, बड़ बोलेपन के कारण हुआ। जुबान उनकी बहुत फुहड़ है और जाति विशेष के लिए जो उनका नफरत है वह सिर चढ़ करके बोलता है। तो पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा दलित समाज के लोग उनको एकदम नहीं चाहते और यादवों से उनको खासकर एकदम एलर्जी है, तो ओपनली गाली गलौज भी करते रहते हैं वो। तो इसने भद्द पिटा दी, तो ललन सिंह ने इनको समाप्त कर दिया। मोकामा में आनंद सिंह
से नहीं पटती थी, तो आपने देखा कि 2019 का जो लोकसभा वाला चुनाव था उसमें भी झंझट पसरा, तो किस तरह से उसको फंसाया गया, जेल में बंद हुए। लेकिन जब अनंत सिंह का अपना फ्रेंड्स फॉलोइंग, उनका एक बहुत बड़ा बेस है, खास करके मोकामा टाउन में, तो लगा कि, और ये एक सिद्धांत है राजनीति का, अपराध का और व्यापार का, कि जो प्रतिद्वंदी आपसे बहुत ज़्यादा मजबूत हो और जिसको फिजिकली एलिमिनेट करना संभव न हो, तो उसको दोस्त बना लेना चाहिए। तो ललन सिंह ने अनंत सिंह को दोस्त बना लिया। उसी क्रम में दुलारचंद यादव की हत्या हुई। बाढ़ से विरोध करते रहते थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उनको सल्टा दिया गया, वो भी समाप्त हो गए। तो अब मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहे जिसकी भी जीत हो, जिसकी भी हार हो, लेकिन मुंगेर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत ललन सिंह की हुई है। इस बात को याद रखना चाहिए। भीतरघात का इस बार ये आलम रहा कि चिराग पासवान के कैंडिडेट की चिराग पासवान के समर्थक ये ओपनली क्षेत्र में बोल रहे हैं कि तीर छाप को वोट नहीं देना है, और तीर छाप यानी जदयू के कैंडिडेट और जदयू के नेता स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि चिराग को वोट नहीं देना है। इसके अलावा कई जगहों पर एक नारा चल रहा है, तीर और लालटेन एक है, तीर और लालटेन एक है, उसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। भीतरघात का ये आलम है कि नालंदा में जो नीतीश कुमार के खजांची मंत्री हैं श्रवण कुमार, तो वहाँ पर भाजपा के ही लोग वो भीतरघात कर रहे हैं। भाजपा के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर सुनील सिंह, उद्योगपति और पेशे से डॉक्टर भी हैं, वहाँ पर जदयू उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वहाँ कुर्मी और कुशवाहा, डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा हैं, कोयरी हैं, तो इनकी नहीं पटती है। बिहार शरीफ से कांग्रेस के उम्मीदवार, उसके खिलाफ पप्पू खान जो आरजेडी का नेता थे, वो बगावत कर दिए, तो वो भीतरघात शुरू हुआ। तो इस बार भीतरघात सभी पार्टियों में हुआ और षड्यंत्र सभी पार्टियों में हुआ और खेल सभी पार्टियों में हुआ। इसलिए यह चुनाव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स के लिए जाना जा सकता है, लेकिन अभी तक के जो रुझान है वो ये बता रहे हैं फर्स्ट फेज में कि महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यहीं पर आपको बताते चलें कि यदि आप 2020 का चुनाव याद कीजिएगा, तो पहले फेज में बहुत शानदार ट्रेंड, रुझान महागठबंधन को प्राप्त हो रहे थे, जिसके कारण महागठबंधन ने दो गलती की। पहली गलती ये की कि ये कंप्लेसेंट हो गए, रिलैक्स्ड हो गए कि अब तो हम जीत गए। तो ये जो आत्मविश्वास से लवरेज हुए, तो जमीन पर इनकी पकड़ ढीली हो गई। दूसरा कि जो रिमेनिंग 3 फेज में संभवतः हुआ था 2020 का चुनाव, यदि मुझे ठीक से याद हो, तो रिमेनिंग दो फेज थे, उसमें इनके कॉम्प्लेसेंसी और इनके ओवर कॉन्फिडेंस ने इनको डुबाया। और एनडीए के लीडरशिप का, उसके नेतृत्व की स्ट्रेटजी बहुत शानदार बनी और इन लोगों ने सेकेंड और थर्ड फेज में होने वाले चुनाव में अपना पूरा स्ट्रेटजी बदल दिया। जो खाई थी उसको पाटा, जो लैचेज थे उसको ठीक किया और वो निकाल ले गए। दूसरी गलती महागठबंधन और खास करके आरजेडी ने की कि काउंटिंग के लिए इनके पास कोई रणनीति नहीं थी। आरजेडी ऐसी पार्टी है जो अपने अति उत्साही वोट बैंक के लिए जानी जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम इनके काडर में, इनके ऑफिस बेयरर में प्रशासनिक चीज़ों की समझ का घनघोर अभाव है। ऐसे लोग भी नहीं हैं जो काउंटिंग की प्रक्रिया को ठीक से समझ सके, उस पर नज़र रख सके। तो इनके जो काउंटिंग एजेंट्स थे, एक तो उनको समझ नहीं थी और दूसरा अति उत्साह में कुछ लोगों ने ऐसी गलतियां की कि करीब 6 से 7 सीट का नुकसान इनको हुआ, जहां 10, 12, 15, 150, 250 से ये हारे गए या हराए गए। इस बार
एक और चीज हम आपको, मैं सनसनीखेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक चीज का खुलासा कर देता हूं। रात से ही मुख्यमंत्री जी के यहाँ और भाजपा के जो थिंक टैंक है उन लोगों के यहाँ हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, और आज भी मीटिंग हो रही है। ये लोग बड़े चिंतित भी हैं, और चिंतित के साथ साथ ये काउंटर स्ट्रेटजी भी तैयार कर रहे हैं, और उसी रणनीति को दोहराने की बात हो रही है जो 2020 में की गई थी। यानी पूरी ताकत झोंकने की कवायद। जो गलतियां हुई हैं, जैसे जिन लोगों के कारण भद पिट रहा है, प्रधानमंत्री को छोड़ के, चूंकि उनके कारण भद पिट रहा है, लेकिन ये बात उनको कहेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो बाकी ये सब जितने जो इनके बड़बोले नेता है, ये सब कहीं नहीं जाएंगे। आपने देखा कि एक डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश तो की गई कि अशोक चौधरी को बंद कर दिया गया, वो कहीं नहीं निकलने दिया गया उनको। तो अब जो और बाकी जो लोग जिनकी चर्चा मैंने की, इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। न तो सम्राट चौधरी जाएंगे कहीं, और न विजय सिन्हा वगैरह कहीं जाएंगे। इन लोगों ने बहुत भद पिटवाई है। तो महागठबंधन के जो दोनों प्रमुख घटक दल हैं, जदयू और भाजपा, इसकी रणनीति 3 लेवल की तैयार हो रही। पहली कि सेकेंड फेज के चुनाव में पूरी ताकत झोंकी जाए, और जिनको बैठाया जा सकता है उनको बैठाया जाए। क्योंकि आपने देखा कि कैसे दानापुर में बैठाया गया, 2-3 जगह और शिकायत और मिली, जैसे गोपालगंज में किसी डॉक्टर साहब को उनके बेटा अमेरिका में रहता था, उससे संपर्क करके उसको बैठा दिया गया। तो इस तरीके से कुछ जगह और भी सूचना हुई है। तो वो कोशिश किया जाएगा कि जो बागी उम्मीदवार हैं उनको ऐन वक्त पर दाम साम दंड भेद से बैठाया जाए और भीतरघात को कम किया जा सके। दूसरी चीज कि जो प्रशासनिक अमले, इनके खास करके पुलिस के लोग, जो इलेक्शन में जहां उनकी कमजोर सीट रहती है वहां पर वोटिंग को स्लो कराने की स्ट्रेटजी, ये बहुत आजमाया हुआ ये टैक्टिक्स है। तो उसको और जोर पकड़ाया जाएगा। इसलिए आप देख लीजिएगा कि सेकेंड फेज के चुनाव में पुलिस के जो खैरख्वाह पदाधिकारी है, उनकी जोर जबरदस्ती और उनका गुंडई कुछ ज़्यादा ही देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो दूसरे दल के लोग हैं इसको ठीक से समझ लें, उनके लिए क्या रणनीति हो सकती है वो करें। ऑब्जर्वर्स का रोल बहुत ही खराब रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो ऑब्जर्वर्स वेयर कंस्पिक्वस बाय देयर एब्सेंस, कहीं नजर ही नहीं आया, कहीं कोई इंटरवेन ही नहीं किया। जैसे सिवान के बारे में खबर मिल रहा है कि वहाँ का जिला कलेक्टर और वहाँ के पुलिस के कई अधिकारी ओपनली इस बात को कर रहे हैं और कह रहे हैं, जिसके कारण अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। ओपनली जिसको बोलता है मदद करना, वो किया जा रहा है। तो इसकी संभावना और बढ़ेगी। दूसरे जो सेकेंड फेज के जिले हैं उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली नीचे में एसएचओ या एसडीपीओ वगैरह के लेवल पर होता है। एसपी का तो इशारा ही काफ़ी होता है ये। और तीसरा लेवल का जो है वो अभी से रणनीति तैयार हो गई है कि काउंटिंग के पूरे प्रोसेस में कैसे, अगर हम पिछड़ रहे हैं तो कैसे हम बढ़त बना सकते हैं, यानी एनडीए कैसे बढ़त बना सकता है। इसलिए आप देख लीजिएगा काउंटिंग के 1-2 दिन पहले से इनकी तैयारी जो अभी चल रही है वो उसका असली अमली जामा पहना दिया जाएगा। काउंटिंग सेंटर्स पर कैसे ये मैनेज कर सकते हैं, खास करके सर्विस वोटर्स जो पोस्टल वोटर्स है उसमें कैसे हो सकता है, और काउंटिंग को कैसे स्लो कराया जा सकता है या वहाँ और कैसे धांधली हो सकती है। तो ये तो जो महागठबंधन के कैंडिडेट्स हैं या महागठबंधन दल है सच है, खास करके आरजेडी, वो काउंटिंग में कैसे अपने लोगों को ट्रेनिंग देगा, कैसे लोगों को तैयार करेगा या तैयार किया होगा, ये तो उनका बात है और ये उनकी समझ है और इनका डोमेन है। तो फिलहाल दूसरे चरण के मतदान पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसा लगा, इस पर आप हमें ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार।